और गुजरात के सामने बहुत सारे मुद्दे हैं, तो थोड़ा सेलेक्टिव होना पड़ेगा। थोड़ा सेलेक्टिव होना पड़ेगा कि किन किन मुद्दों को लिया जाए और उनके बारे में आज चर्चा की जाए। जहाँ तक राष्ट्रीय मुद्दों का सवाल है, तो आप जानते हैं कि आप सबके अखबार आज भरे पड़े हैं, मीडिया भरा पड़ा है इंडो यूएस ट्रेड डील की चर्चा लेकर। अब एक विचित्र परिस्थिति है कि भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के बीच में जो भी बातें होती हैं वो पहले दुनिया को और भारत को वॉशिंगटन से पता चलती है। ट्रम्प साहब ट्वीट करते हैं और उससे पता चलता है कि कुछ हुआ, फिर भारत की प्रतिक्रिया आती है या नहीं आती है। अब ये ट्रेड डील जो हुआ है, इसके बारे में भी आपको जैसी जानकारी होगी कि पहला ट्वीट ट्रम्प साहब का है और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको धन्यवाद दिया ट्रेड डील के लिए। अब इसमें जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि ट्रेड डील शायद पूरा हुआ नहीं है, मार्च में लिखत पढ़त में पूरा हुआ, तब पता चलेगा कि सचमुच में क्या हुआ है। अभी इंटरिम ट्रेड डील हुआ है, फाइनल ट्रेड डील नहीं हुआ है। और इंटरिम ट्रेड डील में अटकलें लगाई जा रही है कि भारत को क्या मिला और भारत ने ट्रम्प को क्या दिया। इसमें आप जानते हैं कि सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है इस ट्रेड डील वो ये है कि हमने अपने कृषि और डेयरी प्रोडक्ट्स को सुरक्षित रखा या नहीं रखा, प्रोटेक्ट किया या नहीं प्रोटेक्ट किया। अभी भारत सरकार का दावा है कि हमने उसको फुली प्रोटेक्ट किया है। अमेरिका की तरफ से इसमें कुछ खास ये नहीं आया है, लेकिन कहा गया है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिन पर भारत 0% टैरिफ लगाएगा। अब जैसे ट्री प्रोडक्ट, अब ट्री प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? जो पेड़ में होते हैं वो क्या होते हैं? फ्रूट्स होते हैं, एप्पल्स होते हैं, तो उनको हमने ड्यूटी फ्री एक्सेस दे दिया। ड्राई फ्रूट्स होती हैं, उनको हमने ड्यूटी फ्री एक्सेस दे दिया। अब ड्राई फ्रूट्स में आप जानते हैं कि न केवल हमारे उत्पादक मारे जाएंगे बल्कि अफगानिस्तान भी बर्बाद होगा, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स हम लोग सामान्यतः अफगानिस्तान से इंपोर्ट करते हैं, परंपरागत ढंग से इंपोर्ट करते रहे हैं और अफगान गवर्नमेंट और अफगानिस्तान के लोगों की बराबर भारत से मांग रही है कि हमारे लिए सहूलियत कर दो कि हमको ड्राई फ्रूट भेजने में आसानी हो सके। मुझे याद है कि विदेश मंत्री के रूप में मैं गया था अफगानिस्तान, तो वहाँ पर सबसे बड़ी जो मांग थी उन लोगों की ये है कि इसको प्लीज फैसिलिटेट ऑन ड्राई फ्रूट एक्सपोर्ट्स टू इंडिया। तो चीज़ें स्पष्ट नहीं है, लेकिन भारत सरकार, जैसा हम लोग सब जानते हैं कि चीज़ें स्पष्ट होने के पहले से ही भारत सरकार उसके प्रचार में जुट जाती है, सच्चाई को सामने आने से रोक देती है और फिर सब लोग खड़े होकर ताली बजाने लगते हैं कि वाह क्या कमाल हो गया, जब तक कि पता नहीं चलता है उनको कि सच्चाई क्या है। तो ट्रेड डील के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि डिटेल्स का इंतजार रहेगा। कांग्रेस पार्टी के पास हो सकता है कि ज़्यादा जानकारी हो, क्योंकि मैं कल ट्रैवल कर रहा था तो उन्होंने ट्रेड डील को कहा है कि ये सरेंडर है यूएस का। अनइक्वल जरूर है इस माने में कि ट्रम्प साहब ने ये शर्त लगाई थी कि आप रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदोगे, और अभी भी उनका थ्रेट बरकरार है, अगर तुमने रूस से खरीदा तो हमसे बुरा कोई नहीं। अब भारत एक सार्वभौम देश है, भारत का इतिहास रहा है कि हम किसी के सामने आज तक झुके नहीं है। अंग्रेजी का एक फ्रेज है स्ट्रेटेजिक रंग, कि हम क्या करेंगे, क्या करना चाहिए भारत को,
इस पर निर्णय लेने का भारत का एक अधिकार है और हम किसी दूसरे देश के कहने से अपना निर्णय नहीं लेंगे और नहीं बदलेंगे। उसका क्या हुआ शायद आगे चल के पता चले, लेकिन मुझे ये लगता है कि there is nothing to celebrate in the Indo-US trade deal from the information which is available with us at this time. और ट्रम्प साहब का कोई अधिकार नहीं बनता है, मैं जोर देकर इस बात को कह रहा हूँ, उनका कोई अधिकार नहीं बनता ये कहने का कि भारत कच्चा तेल कहाँ से लेगा और कहाँ से लेगा। ये हमारा फैसला है, हम रूस से लें या कहीं और से लें। वो हमें नहीं फोर्स कर सकते हैं कि रूस से मत लो और वेनेजुएला से लो, ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। और अगर भारत सरकार उनकी बात मानती है तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मजबूर होंगे कि भारत सरकार ने ट्रम्प के सामने सरेंडर कर दिया ट्रेड डील। दूसरा विषय जो मैं आपके सामने रखना चाहता था वो है पिछले दिनों हमारी संसद और विशेषकर लोकसभा में जो हुआ। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जनरल नरवणे की जो किताब है उसे कोट करना चाहते थे, उनको अनुमति नहीं दी स्पीकर साहब ने। ट्रेजरी बेंचेस ने ऑब्जेक्ट किया, ये कहते कि वो किताब पब्लिश नहीं हुई है। हालांकि उस किताब के मुख्य अंश एक मैगजीन में पब्लिश हो गए और किसी ने डिनाई नहीं किया कि ये गलत है। और जनरल नरवणे की किताब बाहर के देशों में पब्लिश हो गई और इसलिए ये संभव हो पाया राहुल गांधी के लिए कि वो पुस्तक की प्रति दिखाएं। आप में से बहुत लोगों ने उस के जो अंश है वो पढ़ा होगा, देखा होगा, मैंने भी देखा है। और जो कुछ जनरल नरवणे ने लिखा है वो चौंकाने वाला। चीन के टैंक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ बढ़े आ रहे हैं। जनरल नरवणे को सूचना मिलती है, वो विचलित होकर चारों तरफ फोन करते हैं। सीडीएस को, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को फोन करते हैं, डिफेंस मिनिस्टर को फोन करते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय को फोन करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। और अंत में उनको जो कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि जो उचित समझो वो करो, पीछे हट जाओ, मुकाबला करो, हार जाओ, क्या करो, यह स्पष्ट नहीं किया। और मुझे कहते हुए सख्त अफसोस हो रहा है। आप जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट में मैं पहले वित्त मंत्री था, फिर विदेश मंत्री बना, और उनके 6 वर्षों के कार्यकाल में जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी थी उसका मैं लगातार सदस्य बना। बहुत सारे मुद्दे आए थे उस समय। कारगिल का युद्ध हुआ था, पाकिस्तान के साथ आमने सामने हम लोग के जब ऑपरेशन पराक्रम हुआ तो हर बार कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी आती थी, विचार होता था और उसके बाद उस पर फैसला होता था। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अगर आर्मी से जुड़ा मसला होता है तो चीफ ऑफ स्टाफ से ब्रीफिंग लेती थी, एयरफोर्स का मतलब होता था तो उनसे नहीं तो तीनों सर्विस चीफ्स को बुलाकर ब्रीफिंग लेती थी, लेकिन उसके बाद फैसला करते। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि फैसला ही नहीं किया और उनको कह दिया जो उचित समझो वो करो। और जनरल नरवणे ने अपनी किताब में लिखा है क्या मतलब होल्डिंग द थॉट पोटैटो, गरम आलू हमारे हाथ में छोड़ के सब लोग लापता हो गए। तो किसी ने कुछ उनको दिया नहीं मशविरा, आदेश जो उनको देना चाहिए था। अब यही सिंपल सी बात नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में उठाना चाहते थे। जनरल नरवणे ने अपनी किताब में जो लिखा है वो पब्लिक नॉलेज है, लेकिन वो चीज जो पब्लिक नॉलेज है वो लोकसभा में नहीं उठाई जा सकती। और सबसे विचित्र बात जो है वो ये है कि हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष
उन्होंने प्रधानमंत्री को लोकसभा में आने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उनको जान का खतरा था। और किससे खतरा था? लोकसभा की महिला सदस्य। पुरुष अगर आक्रमण करते हैं तो मैं समझ सकता था कि भाई मोदी जी 10-20 लोग, तो चार को तो मोदी जी संभाल ही सकते हैं, लेकिन 10-20 लोग अगर टूट पड़े शायद उनके लिए भी मुश्किल है। 56 इंच की छाती है, शायद छोटी पड़ जाए। लेकिन महिलाओं से डरकर प्रधानमंत्री जी लोकसभा में नहीं आए। मैं मानता हूं कि भारतीय संसदीय इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। और किस आधार पर लोकसभा के अध्यक्ष ने कहा कि उनको जान का खतरा है, और अगर लोकसभा अध्यक्ष के पास कोई इसकी गुप्त जानकारी थी, गोपनीय जानकारी थी, तो क्या उस आधार पर वो आगे कार्रवाई करेंगे? मैं आज आपके सामने चुनौती देकर कह रहा हूं लोकसभा अध्यक्ष को कि अगर वो आगे कार्रवाई नहीं करते हैं तो इससे साफ जाहिर होगा कि उन्होंने जो फैसला किया और जिन तथ्यों के आधार पर फैसला किया वो बिल्कुल गलत है। अब लोकसभा अध्यक्ष महोदय जो हैं उनके बारे में सामान्य रूप से ही कहा जाता है, आप लोगों ने देखा होगा, तो उनके लिए इधर ट्रेजरी बेंचेस हैं, इधर विपक्ष है। इधर जब वो मुंह करते हैं तो मुस्कान होता है, ऐसे छद्म मुस्कान उनके चेहरे पर बराबर नेचुरली, लेकिन वो मुस्कान और खिल जाता है जब वो ऐसे करते हैं। विपक्ष की ओर जब देखते हैं तो वो नजर जहर भरी, ये है क्यों, ये क्यों यहाँ लोग हैं? ऐसे अध्यक्ष से लोकसभा को भगवान बचाए। मैंने भी बहुत टाइम बताया है दोनों सदनों में, अब रूलिंग पार्टी का ही अध्यक्ष होता है, लेकिन इतना पक्षपात पूर्ण व्यवहार करने वाला अध्यक्ष मैं पहली बार देखा। अब देखिए जब पार्लियामेंट फिर असेंबल करेगी तो इस विषय पर क्या होता है, लेकिन मैं मानता हूं कि जनरल नरवणे ने अपनी किताब में जो कुछ लिखा है उससे हमारे प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से एक्सपोज होते हैं। ये दूसरा विषय मैं आपके सामने रखना चाहता था, ट्रेड डील, पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है। जहां तक विदेश नीति का सवाल है तो जैसा मैंने कहा कि अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी और विदेश नीति हमने ऑलरेडी गिरवी रख दिया है वॉशिंगटन के हाथ। वहां से जब आदेश आएगा तो हम एक्ट करेंगे, नहीं तो आदेश का इंतजार करेंगे। इतनी दुर्गत भारत में विदेश नीति की मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखा है, और मेरी उम्र अब 90 साल के आसपास हो रही है। जब मैं सिविल सर्विस में था तब से लेकर आज तक विदेश नीति को देखता रहा हूँ, और जैसा मैंने कहा इतनी बुरी हालत में मैंने भारत विदेश नीति को नहीं देखा। अब कुछ मित्रों ने सजेस्ट किया कि मैं बजट पर कुछ कहूँ। नॉर्मली हमारे देश में जो केंद्र का बजट होता है वो 2 दिन का चमत्कार होता है। एक दिन बजट के दूसरे दिन लोग उसको खूब कवर करते हैं, जैसे कि क्रांति आ गई देश में। तीसरे दिन उस पर कुछ आधिकारिक लेख लिखे जाते हैं विद्वानों के द्वारा, और चौथे दिन बजट ऐड करता है मीडिया से। इस बार के बजट में आप जानते हैं कि उन्होंने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो होता है उसको बढ़ा दिया था, तो स्टॉक मार्केट धड़ाम हो गया, गिर गया। उसके बाद बजट में कुछ ऐसी बात नहीं थी जिसके बारे में चर्चा की जाए। यहाँ मैं ये भी कह दूँ आपको कि मैं कम से कम भारत सरकार के जो आंकड़े हैं उस पर अब विश्वास नहीं करता, और IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी उसको लाकर A, B छोड़कर C श्रेणी में उसको रख दिया है, क्योंकि उनको भी शक है भारत सरकार जो आंकड़े पेश कर रही है उसको लेकर। तो जब आंकड़ों पर ही विश्वास नहीं है तो बजट पर कैसे विश्वास किया जाए? आज हमारे देश में अंत पर केवल एक वाक्य मैं कहूँगा कि सबसे जो कठोर संकट है वो है
पूंजी का। आप जानते हैं कि ये बहुत मामूली बात है, इसमें इकोनॉमिस्ट होने की जरूरत नहीं है कि प्रगति होगी जब पूंजी निवेश होगा। पूंजी निवेश होगा जब दो चीजें, एक मांग बढ़ेगी और एक पूंजी। तो मांग तो नहीं बढ़ रही है, पूंजी भी नहीं है लोग। और पूंजी क्यों है? पूंजी इसलिए कम है और उसमें बहुत ह्रास हुआ है क्योंकि हमने बचाना छोड़ दिया। हम जो बैंकों में पैसा रखते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, स्मॉल सेविंग्स में पैसा लगाते हैं, उसमें भारी गिरावट आई है। और इसीलिए जो हमारा डोमेस्टिक सेविंग्स है वो डिक्लाइन कर गया है ऑलमोस्ट 10% फ्रॉम द बेस्ट डेज। और 10% का मतलब हुआ कई लाख करोड़, वो हमारी अर्थव्यवस्था को उपलब्ध नहीं है। विदेशी पूंजी निवेश बराबर 1-2% उसका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बढ़ा नहीं है। और इसलिए पूंजी निवेश नहीं हो रहा है। और पूंजी निवेश नहीं हो रहा है क्योंकि लोग कंज्यूम नहीं कर रहे, कंजम्पशन डिक्लाइन कर रहे हैं। और इसीलिए अर्थव्यवस्था, ये लोग जो कहें कि 7% से ऊपर है और ये है, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे सही है। बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं जो ये मान के चलते हैं कि प्रूफ करके उन्होंने बताया है कि हमारा जो विकास दर है वो 5% से ऊपर नहीं है। उसके ऊपर जो जितना है वो सब उन्होंने बनावटी बनाया है। तो ये स्थिति है अर्थव्यवस्था की और आर्थिक क्षेत्र में। सर इतनी बातें मैं अपनी तरफ से रखना चाहता था। आपके कोई प्रश्न है? सर अब तो बीरो कैंप तक है, आईएएस थे उस समय, तो पूरी जो आईओटी सिस्टम थी वो प्रमाणित थी। आपके समय में जो आईएएस सिस्टम दिया है वो तो थोड़ी बहुत प्रमाणित थी, आज तो वो खत्म हो गया। लेकिन मेरी प्रश्न ये है कि आप इतने विद्वान होकर बीजेपी पार्टी में क्यों ज्वाइन हुए और आप निकल गए, तो उसका क्या आपको पछतावा हुआ है कि क्या अनुभव हुआ कि आपने छोड़ दिया? नहीं, ऐसा है कि आप जानते हैं कि मैं राजनीति में आया था एक व्यक्ति से बहुत जयप्रकाश जेपी से मेरे व्यक्तिगत ताल्लुकात भी थे, तो उनसे मैं बहुत प्रभावित रहता था। उनके वो जब जीवित थे उसी समय मैं नौकरी छोड़ना चाहता था, लेकिन जेपी ने ही मना कर दिया मुझे, ये कहा कि तुम्हारे बच्चे छोटे छोटे हैं, अभी उनकी देखभाल करो। और घर से मैं घर परिवार से बहुत अनाथ नहीं था, नौकरी में जो तनख्वाह मिलती थी उससे घर चलता था, तो उन्होंने बुलाकर मुझे मना कर दिया था। लेकिन मेरे मन में बराबर ये भाव रहा कि जेपी को दिया हुआ वादा हमको पूरा करना है। तो 1984 में एक स्थिति बनी मेरी पर्सनल लाइफ कि हमने छोड़ दिया, नौकरी मैंने छोड़ दी। छोड़ देने के बाद मैं कहाँ गया? मैं गया जनता पार्टी, क्योंकि जनता पार्टी का निर्माण जेपी ने कराया। फिर जनता पार्टी जनता दल बन गई, जनता दल का विघटन हो गया, चंद्रशेखर जी जिनके साथ में अटैच था उन्हें समाजवादी जनता पार्टी बनाई, तो मैं समाजवादी जनता पार्टी में रहा। उसके बाद समाजवादी जनता पार्टी भी एक मुकाम पर आकर दलदल में फंस गई, आगे बढ़ने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। उस समय मेरे सामने विकल्प ये था कि मैं या तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करूँ या कांग्रेस पार्टी, क्योंकि मुख्य विकल्प सत्ता पक्ष से विकल्प यही कई कारणों के चलते, जिसमें आडवाणी जी की भूमिका प्रमुख थी, मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया। बिहार जो मेरा अपना होम स्टेट है, वहाँ का उन्होंने अध्यक्ष बनाया हमको। जिस दिन मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया उसी दिन उन्होंने हमको नेशनल एग्जीक्यूटिव बनने का, फिर बिहार का अध्यक्ष होना, फिर बिहार में विपक्ष का नेता रहा, फिर केंद्र में मंत्री बना, ये सब कुछ हुआ। भारतीय जनता पार्टी मैंने छोड़ी कब? भारतीय जनता पार्टी मैंने छोड़ी 2018। 2014 में भारतीय जनता पार्टी में आमूल चूल परिवर्तन, जब आपके यहाँ के देश के तो भारतीय जनता पार्टी में पार्टी रही ही नहीं, जो अटल जी और आडवाणी जी के समय थी
जिसमें बोलने की स्वतंत्रता है, चाहे कैबिनेट हो, चाहे पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हो, चाहे राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक, बोलने की स्वतंत्रता, वो बोलने की स्वतंत्रता भारतीय जनता पार्टी में समाप्त। नरेंद्र मोदी आने के बाद 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी में सच बोलने की स्वतंत्रता समाप्त। 14 से 18 तक मैंने इसको देखा, महसूस किया, और उसके बाद मैंने तय किया कि आज के दिन ये पार्टी वो पार्टी नहीं है जिसको मैंने ज्वाइन किया। इसलिए अंदर रख के कुड़ने के बजाय अलग हो जाते हैं, तो अलग हो गया। और तब से मैंने तय किया फॉर इंस्टेंस कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनावी राजनीति से मैं अलग हो गया। और खास करके जब मैंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा तो उसके बाद से तो दोबारा दूसरा चुनाव लड़ने की सवाल ही नहीं। लेकिन देश के जो मुद्दे हैं उस पर बोलता रहूंगा। मैंने ये छड़ी पकड़ ली, तो छड़ी पकड़नी है क्योंकि मैं कमजोर हो गया, फिजिकली कमजोर हो गया, लेकिन मेंटली पूरी तरह से अलर्ट अभी हूँ। और इसलिए आपके प्रश्न कर रहे हैं। नहीं सर, आप तो IAS रह चुके हैं, तो आपके समय में जो भी प्राइम मिनिस्टर था या उतना दबाव नहीं आता था IAS ऊपर या IPS। अभी नरेंद्र मोदी आने के बाद पूरी IAS और IPS सिस्टम खत्म हो गई, ऐसा आप मानते हो? क्योंकि पूरी सरकार में भ्रष्टाचार इतना बन जाता है, वो IAS के बिना हो ही नहीं सकता सर। देखिए, मैं जब IAS में था, एक बिहार का सबसे बड़ा जिला था, उसका हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आए हमारे जिले में, और उसके बाद कुछ बातचीत हुई, और जिस ढंग से बातचीत हुई वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने उनके मुंह पर कहा कि आप मेरे साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते। नतीजा क्या हुआ कि वो हमारे जिले से लौटकर पटना गए, चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने कहा इस बदमाश को ट्रांसफर करो, और रातारात ही मेरा ट्रांसफर हो गया। तब से IAS में आज जो फर्क है वो ये है कि हमारे बहुत सारे मित्र जो IAS में हैं वो चाहते हैं कि कोई बढ़िया पोस्ट लगातार हमको मिलता है, और उसमें हर तरह की कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार। इसी से गिरावट आ गई है उस सर्विस में भी और पुलिस में भी। दूसरी बात जो है वो ये है कि उनको जो सुरक्षा प्रदत्त है संविधान के अंदर वो बहुत कमजोर पड़ गया है। आपके यहाँ जो संजीव भट्ट है उनको नहीं क्या समझ, आपके यहाँ जो कच्छ के कलेक्टर थे प्रदीप का नाम प्रदीप शर्मा, उनको मिली क्या पोजीशन? और अनेक लोग हैं जो बिल्कुल कमर से 90 डिग्री पर नहीं जाएंगे तब तक उनका वही प्रश्न होगा जो भटका हुआ संजीव भटका और प्रदीप शर्मा। तो काहे के लिए कोई खड़ा हो? अपनी तनख्वाह बचाओ, आपको जो कुछ करना है करो, हुकूमत में बैठे लोगों का आदेश मानो, करिए खत्म। ये पहले का IAS में नहीं।